आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है जीवन के विभिन्न आयाम, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, सवाल हल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जो है उसको देख सकते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इतिहास को रटना नहीं बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम क्या करते हैं कि हम पिछले क्लासेस की शुरुआत करते हैं ताकि जो है आपको समझना आसान हो जाए। पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो हुई आज से 4700 साल पहले जो है शहर बसने शुरू हुआ और इसका विकास जो है 3700 साल पहले तक चलता रहा। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि इस सभ्यता का जो विकास दौर रहा वो 4700 से 3700 साल पहले तक ही रहा। 3700 साल पहले जाकर क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। इस टाइम में 3700 साल पहले सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। पतन होने का मतलब क्या होता है कि किसी सभ्यता की जो विशेषताएं होती हैं वो जो है खत्म होने लगती हैं। वो विशेषताएं, जिस विशेषताओं के कारण वो सभ्यता जाना जाता है, वो विशेषताएं जब खत्म होने लगती है तो हम कहते हैं कि उस सभ्यता का पतन हो गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, तो वहाँ की जो है इमारतें वहाँ की विशेषताएं थी, सड़कें, नालियाँ, वहाँ की मुहरे, बाट, वहाँ के जो मनके होते थे, ये सारी उसकी विशेषताएं थी। 3700 साल पहले आज से क्या हुआ कि ये विशेषताएं जो है खत्म हो गई, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब यहां से शुरू होता है इस चैप्टर की यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है। ठीक उसी समय जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, समाप्त हो गया, तो उसी समय भारत के उत्तर पश्चिम के इलाके में जिसे हम पश्चिमोत्तर भी कहते हैं, वहां पे एक समुदाय जो है आकर बसा। भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में क्या होगा कि पंजाब का जो इलाका है, आज पंजाब यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में आता है। यानी कि पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है वो भी और इंडिया का जो पंजाब का क्षेत्र है वो भी, उस क्षेत्र में जो है एक समुदाय आकर बस गया। वो समुदाय जो है एक खास किस्म की भाषा बोलता था और उसकी सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना और आर्थिक गतिविधियां जो थी उस समय के स्थानीय जो लोग थे उनसे अलग थी। यानी कि जिस तरीके के वो आर्थिक गतिविधियां यानी कि कृषि या पशुपालन, कैसे आप अपना जीविकोपार्जन करते थे, ये सारी जो है उनकी विशेषताएं जो थी उस समय के जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे अलग थी। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया कि ये लोग जो है सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि बाहर से आए थे। ये समुदाय जो है ऐसा माना जाता है कि ये कौन लोग थे, ये विदेशी लोग थे। ये समुदाय जो है विदेशी था और आकर दूसरे जगह से कहीं इन इलाकों में, भारत के उत्तर पश्चिम के इलाके में, पंजाब वाला जो इलाका है वहां पे जो है बसना शुरू किया। उनके बारे में जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमको पढ़ना है। अब हम कहें कि इनके बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है, तो इनके बारे में यानी कि ये जो समुदाय आया इसके बारे में हमें दो तरीके से जानकारी मिलती है। एक जो है पुरातात्विक जो स्रोते हैं उनके माध्यम से, और दूसरा जो है आपने अक्सर नाम सुना होगा वेदों के माध्यम से हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी जाकर 2 मिनट के अंदर जो है सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम पढ़ने के वाले क्या है। आप ध्यान से इसको सुनते रहें। इस चैप्टर के अंतर्गत सामान्यतः हमको वेदों के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऋग वैदिक जो काल है उसके बारे में पढ़ना है और उत्तर वैदिक काल जो है उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि हमको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस समय के बारे में हमको पढ़ना है। थोड़ा सा आप सब्र कीजिए और देखिए क्या हो रहा था इस टाइम में। 3700 साल पहले उत्तर पश्चिम के पंजाब के इलाके में, जो वर्तमान इंडिया और पाकिस्तान का भी क्षेत्र है, एक समुदाय जो है और आकर यहाँ पे बसने लगा। वो समुदाय सामान्यतः विदेशी माना जाता था। उनके बारे में हमको कैसे जानकारी पता चलेगा, तो उनके बारे में हमको जानकारी के लिए क्या चाहिए, पुरातात्विक स्रोत से पता चलेगा और वेदों से पता चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि पुरातात्विक स्रोत जो है क्या होता है, तो प्रीवियस चैप्टर में ही आपको पढ़ा दिया गया है कि पुरातात्विक स्रोत क्या है या पुरातत्व क्या है।
पुरातत्व हर वो चीज है जो अतीत में, इतिहास में मानव के द्वारा बनाया गया और इस्तेमाल किया गया, और आज जब वो चीजें हमको प्राप्त होती हैं तो वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? पुरातत्व कहलाती हैं। अतीत में मानवों के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई हैं और जो भी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, और जो वो सारी चीजें आज जो हमें मिलती हैं, जो मानवों के द्वारा उस समय इस्तेमाल किया गया था, वो पुरातत्व कहलाता है। उसी आधार पर हमें इन विदेशियों के बारे में पता चलता है। और दूसरा जो है एक सोर्स है, साहित्यिक स्रोत है, यानी कि लिखा हुआ जो हमको प्रमाण मिलता है वो वेदों के माध्यम से मिलता है। आप सबको पता है कि वेदों की संख्या जो है 4 है। कौन कौन वेद हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इनमें जो है इनके बारे में पता चलता है, इन विदेशियों के बारे में पता चलता है। अब इन विदेशियों के बारे में भी हम क्या करते हैं? पता करते हैं कि आखिर वे विदेशी कौन लोग थे। तो पुरातात्विक स्रोत से तो हमको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ये जैसे कि इन लोगों के द्वारा जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई, यानी कि पत्थर के औजार, धातु के औजार, जिस तरीके का मकान बनाते थे, कौन से जो है फलों का, यानी कि हम कह सकते हैं किस तरीके के अनाज का इस्तेमाल करते थे, कौन से जानवर जो है पालते थे, उनके अवशेष जो हमको मिलते हैं उनसे हमको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इन वेदों के माध्यम से जो है हमें इन विदेशियों के बारे में पता चलता है। और ये विदेशी कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो ये विदेशी जो है आर्य कहलाए। अब आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। आप अक्सर सुनते होंगे आर्य और अनार्य के बारे में, आप अक्सर जो है जिक्र इतिहास में या कहीं और भी सुनते होंगे। खैर, तो आर्य लोग वही लोग थे जो आज से 3700 साल पहले पंजाब के इलाके में, आज का जो भारत का पश्चिमोत्तर इलाका है, वहां आकर बसने लगे। ये सामान्यतः विदेशी माने जाते हैं। वेदों में उनके बारे में लिखा गया है कि उनके बाल जो थे भूरे थे और उनके आंख जो है नीले होते थे। यानी कि अगर हम देखें तो ये भी सारी विशेषताएं मानव की, भारतीय मानव की विशेषताएं नहीं है। भारतीय मानव के जो बाल हैं वो भूरे नहीं होते हैं और जो आंख है वो नीले नहीं होते। यानी कि ये चीज़ क्लियर है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि ये लोग विदेशी थे और कहीं बाहर से आए थे। कहाँ से आए थे इस पर बहुत सारा विवाद है, उसमें हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये आर्य लोग थे। ठीक है, आर्य जब भारत में आए तो इनका जो है अपना साहित्य था, वही वेद इन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया है। इनके विरोधी थे जो क्या कहलाए, इनके विरोधी जिनसे इनका पटता नहीं था वो दास या दस्यु कहलाए। दास या दस्यु कहलाए। आखिर विरोधी क्यों थे? तो आर्य लोग क्या करते थे? आर्य लोग यज्ञ वगैरह करते थे, पूजा पाठ करते थे, कहा जा सकता है, अनुष्ठान करते थे। तो इस तरीके के काम जो है दास और दस्यु नहीं करते थे, क्योंकि ये सारा कार्य जो था आर्यों का था। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि वेदों को या वैदिक साहित्य को किस तरीके से बांटकर पढ़ा जा सकता है। तो वैदिक साहित्य को, वेद जो है 4 प्रकार के हैं, उनको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। यानी कि वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य, इनको 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक जो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य एक भाग ये हो गया। और दूसरा जो है इसको हम क्या कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक साहित्य। हम किसके बारे में कह रहे हैं कि हमको जब आर्यों के बारे में सीखना है, उनका इतिहास जानना है, तो उनके बारे में इतिहास जानने के लिए हमारे पास 2 स्रोत थे। एक पुरातात्विक स्रोत था और दूसरा जो है वो है वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में क्या है? 2 दिया हुआ है, एक पूर्व वैदिक साहित्य या ऋग वैदिक साहित्य, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक साहित्य दिया हुआ है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? ऋग्वेद आता है। और उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद, इनके माध्यमों से हम जो है आर्यों के बारे में सीख सकते हैं। वैदिक साहित्य 2 प्रकार के हैं,
इन दोनों साहित्यों के माध्यम से, इन दो प्रकार के साहित्यों के माध्यम से हम आर्यों के बारे में जान सकते हैं। अब हुआ क्या कि इन वैदिक साहित्य के हिसाब से ही इसको जो है दो कालों में बांटा गया है। क्योंकि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का काल माना जाता है 1500, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक साहित्य का समय जो है इस काल में माना जाता है, 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर वैदिक साहित्य का काल जो माना जाता है वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। यानी कि इन दो साहित्यों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग काल में हम बांटकर पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं या इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब जो है इस चैप्टर के हम अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। उससे भी पहले यदि अब तक जो है आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि इतिहास यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, रटना नहीं मिल रहा है, बल्कि समझते हुए आप इतिहास सीख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्यों का जो बसाव क्षेत्र था वो कौन सा था। आर्यों का बसाव वाला क्षेत्र जो था वो कौन था। एक चीज़ तो क्लियर है कि आर्य जो थे कहीं ना कहीं बाहर से आए थे, विदेशी थे। आर्य जो है कई समूहों में जो है भारत आए और भारत का एक क्षेत्र है सप्त सैंधव, इस क्षेत्र में आकर बस गए। सप्त सैंधव क्षेत्र में आकर बस गए। सप्त सैंधव कौन सा क्षेत्र है, तो यह भारत का उत्तर पश्चिम वाला इलाका है, उत्तर पश्चिम वाला इलाका है। उत्तर पश्चिम में कौन सा इलाका है, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान पंजाब का जो इलाका है, पंजाब का जो क्षेत्र है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों का जो पंजाब वाला इलाका है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सप्त सैंधव बोलते हैं। आर्य आने के बाद क्या हुआ है कि इसी क्षेत्र में आकर बस गए, सप्त सैंधव क्षेत्र। आखिर इसका नाम जो है सप्त सैंधव क्यों पड़ा, तो आप ध्यान से देखें तो इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है सैंधव। इस सैंधव का मतलब क्या हुआ, तो इस सैंधव का मतलब हुआ असल में सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, यानी कि सप्त सैंधव यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र जो है सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाया। तो सिंधु नदी और इसकी सहायक कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां जो हैं सिंधु नदी और उसकी जो है सहायक नदी के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं नदियों का जो नदी घाटी क्षेत्र है या इनका जो पूरा क्षेत्र है, सिंधु नदी के साथ साथ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन्हीं नदियों के क्षेत्र में ये आकर जो है बसना शुरू किए और वहां पे बसे। कब, तो ये बसे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। अब तक हम किसका बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल में आर्य जो आए वो आकर सप्त सैंधव क्षेत्र में बस गए। और आप देख पाते हैं कि सप्त सैंधव क्षेत्र वो क्षेत्र है जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर जो बना हुआ क्षेत्र है, जो वर्तमान आज पंजाब का एरिया है, जो पाकिस्तान और भारत दोनों क्षेत्रों में पड़ता है, उस एरिया के अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो है आकर बस गए। अब उसके आगे देखते हैं कि अब तक हमने देखा ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल, इसका समय जो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 500 ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल का समय जो है माना जाता है वो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में, यानी कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में वो कहाँ थे, सप्त सैंधव क्षेत्र में थे। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है, इसके अंतर्गत जो है आर्य कहाँ गए, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आर्य जो है वो इन क्षेत्रों से बढ़कर गंगा और यमुना, गंगा और यमुना
नदी दोआब में आ गए, नदी गंगा यमुना नदी के दोआब में आकर बस गए। इस दोआब का मतलब क्या हुआ? दोआब का मतलब यह होता है कि दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, सामान्यतः दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो जो है दोआब कहलाता है। यानी गंगा और यमुना नदी का बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। यदि मान लेते हैं ये गंगा नदी है और ये जो है यमुना नदी है, तो ये वाला जो इलाका हुआ, ये इलाका जो है दोआब कहलाएगा। यानी कि आर्य क्या किए? ऋग वैदिक काल में गंगा यमुना नदी के दोआब के क्षेत्र में आकर बस गए। उसके आगे भी एक चीज सुनने को मिलता है, एक साहित्य है, उत्तर वैदिक काल का एक साहित्य है शतपथ ब्राह्मण। इसमें इस चीज का प्रमाण मिलता है कि आर्य जो है इससे भी आगे बढ़कर, यानी कि शतपथ ब्राह्मण एक साहित्य है, इस साहित्य में प्रमाण मिलता है कि आर्य गंगा यमुना दोआब से आगे बढ़कर जो है गंडक नदी तक आ गए, गंडक नदी के किनारे तक आ गए। यानी गंडक नदी कहाँ का है? यह वर्तमान या बिहार राज्य का जो इलाका है वहां तक जो है गंडक नदी आती है। जो आर्य ऋग वैदिक काल में सप्त संधव क्षेत्र में थे, वही आर्य ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है गंगा यमुना दोआब में आए और उसके आगे बढ़कर जो है ये बिहार के वर्तमान गंडक नदी, यानी वर्तमान बिहार राज्य जो है उसके गंडक नदी तक आ गए। ये जो है इनका बसाव क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में वो रहते थे। सप्त सिंधु से आपको मालूम चल गया। सप्त सिंधु का मतलब क्या हुआ? अब तक आपको यहां तक जो है बातें समझ में आ गई होंगी। आप ध्यान से अगर सुनेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो आपको जो है अधिकांश चीजें जो है समझने वाली मिलेगी, कंसेप्ट बेस्ड मिलेगी, न कि रटने वाली और याद करने वाली। इसलिए यदि फिर से आपको एक बार कहें कि अब तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब जो है हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो है वेदों को कैसे पढ़ा जाता था, कैसे समझा जाता था, वेदों को पढ़ने समझने के क्या तरीके थे। तो एक बात आपसे ये कहा जाए कि वेद जो है मौखिक रूप से सुने और पढ़े जाते थे, और ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ऐसे ही जो है सुन सुनाकर, याद कराकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आगे बढ़ता था। यानी कि वेद मौखिक रूप से हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये जाता था। यानी कि मौखिक रूप से कहने का मतलब है कि वेद जो है पढ़ा नहीं जाता था, वेद जो है सुना और सुनाया जाता था। वेद जो है सुना और सुनाया जाता था, और इसी परंपरा के तहत याद करते हुए यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता था। ऋग्वेद के अंतर्गत एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं सुक्त। सुक्त का मतलब क्या होता है? सुक्त का मतलब होता है सुक्त का मतलब होता है अच्छे तरीके से बोला गया। यानी ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उसी को सुक्त कहा गया है, और सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो इसका एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि आजकल जो संगीत गाना है उसको हम पढ़ते नहीं हैं, क्या करते हैं? उसको हम या तो सुनते हैं या सुनाते हैं। और कैसे सुनाते हैं? तो अच्छे अक्षरों में, अच्छे शब्दों में और अच्छे वाक्यों में जो है उसको जो है सुना और सुनाया जाता है। ठीक जो है सुक्त को उसी तरीके से, यानी कि ऋग्वेद की जो प्रार्थना थी जिसको सुक्त कहते हैं, उसको भी उसी तरीके से, अच्छे आवाज में, अच्छे स्वर में उन अक्षरों को, शब्दों को, वाक्यों को क्या कहा जाता था? सुनाया जाता था, और सामने वाला उसी को सुनकर उसको कंठस्थ करके आगे बढ़ाता था, और इस तरीके से ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आगे बढ़ जाता था। यानी कि ये चीजें मौखिक रूप से थी और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाई जाती थी। यानी हम कह सकते हैं कि ये पढ़े नहीं जाते थे, बल्कि सुने और सुनाए जाते थे, और इसी प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते थे कि इसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आगे बढ़ाते थे। अब जो है हम चैप्टर के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और ऋग वैदिक काल की विशेषताओं को समझते हैं और उसको पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल की जो विशेषताएं थी उसको जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऋग वैदिक काल जिसका टाइम कब से कब तक है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। इस समय के बारे में हम पढ़ते हैं।
और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ऋग वैदिक काल में जिनके पास जो है गाय अधिक होती थी और जिनके पास मवेशी अधिक होते थे वे जो है धनी लोग कहलाते थे। और सामान्यतः चीज़ों के लेन देन के लिए ये क्या करते थे, मवेशियों को लेन देन का प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो जिनके पास गाय अधिक होती थी वे धनी कहलाते थे। यानी कि संपत्तिवान होने के लिए क्या होना चाहिए था, आपके पास गाय अधिक होना जरूरी था। अब दूसरी बात यहीं से निकलकर सामने आता है कि एक कबीला, उस समय में राज्य जो है सामने नहीं आए थे, कबीले थे, कुछ लोग जो है ग्रुप या समूहों या बस्तियों में रहते थे। तो इस काल में एक कबीले वाले दूसरे कबीले पर गाय को प्राप्त करने के लिए या गाय या मवेशियों को लूटने के लिए, या ये कह सकते हैं इनको चराने वाले जो जगह होते हैं चारागाह, उनके लिए जो है सामान्यतः युद्ध होता था। किन चीज़ों के लिए, तो मवेशियों के लिए, इसमें स्पेशल जो है विशेष तौर पर गाय, और चारागाह के लिए, इन चीज़ों के लिए जो है युद्ध होता था। एक कबीला जो है दूसरे कबीले पर इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो है युद्ध करता था। अब जरूरी हो गया कि अपने मवेशियों, गायों और चारागाह की रक्षा करें। इनके लिए क्या करते थे, ये कबीले वाले आपस में बैठकर राय मशवरा से, एक दूसरे की आपसी सहमति से एक मुखिया चुनते थे। सामान्यतः वो मुखिया जो होता था कुशल होता था या एक बढ़िया योद्धा होता था, उसको जो है ये अपना मुखिया मान लेते थे। सामान्यतः उसे राजा कहा जाता था। यानी कि आम सहमति से एक मुखिया चुना जाता था और वही मुखिया जो है उस टाइम का राजा कहलाता था। ये राजा दरअसल आजकल के जो राजा का कंसेप्ट है, जो हमारी समझ है कि जिसकी अपनी सेना होता है, जिसका अपना राजधानी होता है, जिसका अपना मुद्रा होता है और जिसकी अपनी सेना होती है, वैसा कुछ ये राजा नहीं था। यानी कि राजा ऐसा नहीं था। ये राजा सामान्यतः जो था उस कबीले का एक प्रधान या मुखिया होता था, जो लोगों के राय से बनाया गया होता था। इसको और अच्छे तरीका से हम समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल के लोगों की पेशा क्या था। तो ऋग वैदिक काल के लोगों का जो सामान्यतः पेशा था उसे हम पशुपालन कहते हैं। इस टाइम में लोग कृषि के बजाय पशुपालन जो है ज़्यादा करते थे। यानी कि लोग जो है ज़्यादातर क्या करते थे, पशुपालन ही करते थे। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि पशुपालन तो करते ही थे, लेकिन एक हम कह सकते हैं कि एक अनाज है, एक पौधा है, उसको पाए जाने का उसके प्रमाण जो है मिलते हैं और वो प्रमाण कहलाता है यौ। यौ को हम सामान्यतः जौ कहते हैं। अब हम सुन रहे हैं कि ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो पेशा के तौर पे पशुपालन करते थे, लेकिन एक अनाज का प्रमाण मिलता है जौ, उसका भी वो बुआई करते थे। जौ का ही क्यों करते थे कि जौ एक ऐसा पौधा है या ऐसा अनाज है जो कम समय में पककर तैयार हो जाता है। तो वो सामान्यतः कम टाइम तक, कम समय तक किसी विशेष स्थान पर रहते हो और इसके लिए क्या करते होंगे, चूंकि ये कम समय में तैयार हो जाता है, इसीलिए जौ की खेती ये लोग करते थे। सामान्यतः जो है ये एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते थे। चूंकि ये पशुपालन करते थे, पशुपालन की वजह से क्या हुआ, इनको चरागाह के लिए, यानी कि पशुओं को खाने खिलाने के लिए, चारागाह के लिए इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। किसके तलाश में, तो चारागाह के तलाश में। जब ये एक जगह से दूसरे जगह चारागाह के तलाश में जाएंगे तो इससे क्या होगा, ये कभी भी अस्थायी रूप से एक जगह नहीं रह पाएंगे। अस्थायी रूप से एक जगह नहीं रहेंगे। यानी अस्थायी रूप से अगर एक जगह नहीं है तो ये किसी क्षेत्र विशेष में नहीं रहते होंगे, यानी इनका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता होगा। अब यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, जब ये एक जगह नहीं रहते थे, यानी इनका कोई अपना क्षेत्र विशेष नहीं था, तो इनका जो राजा होता था वो किसी क्षेत्र का राजा नहीं था, बल्कि उस कबीले का, उस समूह का राजा मात्र होता था। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो राजा आज के राजा के समान नहीं था, बल्कि आम सहमति के द्वारा अपने पशुओं की रक्षा के लिए उन लोगों के द्वारा, उन कबीलाई लोगों के द्वारा एक नेता की, एक मुखिया की, एक राजा की जो है आम सहमति से उनको चुनकर बना लिया जाता था। यानी राजा जो होता था उसका संबंध किसी क्षेत्र विशेष से ना होकर अपने कबीला से
होता था। अब जो है हम ऋग वैदिक काल की एक विशेषता और आगे उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ऋग वैदिक काल में सामान्यतः कुछ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद जो है उसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे हम सूक्त कहते हैं। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। और अभी आपको बताएं कि सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से बोला गया या अच्छी तरीके से कहा गया, यानी प्रार्थनाएं होंगी। प्रार्थना किससे होता है, देवी देवताओं से होता है। तो ये प्रार्थनाएं जो होती थी वो देवी देवताओं से की जाती थी। और ये इन देवी देवताओं में जो है 3 देवता जो थे वो प्रमुख थे। एक इंद्र, दूसरे अग्नि और तीसरे जो है सोम। इंद्र देवता जो थे वो युद्ध के देवता थे। इनसे क्या किया जाता था, इनकी प्रार्थना जो है युद्ध में विजयी के लिए किया जाता होगा। दूसरे देवता जो थे वो अग्नि के देवता थे, यानी कि आग के देवता थे। और तीसरे देवता जिनका माना जाता था वो सोम, यानी कि सोम क्या था, एक पौधा था। सोम जो है एक पौधा होता था और इस पौधे का इस्तेमाल एक पेय पदार्थ के रूप में, यानी पीने वाले चीज के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके तुलना तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम चाय और कॉफी कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसका सोर्स क्या है, तो कोई ना कोई पौधा ही है। चाय और कॉफी का सोर्स जो है वो पौधा है, यानी कि उसी तरीके से सोम एक पौधा था और उसको क्या करते थे, उसका इस्तेमाल जो है हम पीने के लिए सामान्यतः करते थे। तो ये 3 चीजें जो थी उस समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और ज़्यादातर जो है सूक्त जो है इन्हीं के बारे में लिखा गया है। तो ऋग वैदिक कालीन समय के बारे में इतना चीज़ें जो है आपको याद रखना जरूरी होता है कि आखिर किन क्षेत्रों में वो बसते थे, राजा का वास्तविक जो है मान्यता क्या था, और जो उनके धार्मिक विश्वास थे या उनके कौन कौन जो है देवता होते थे। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से याद कराएं कि अब तक जो है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का समय क्या है, तो इसका समय जो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का समय कहलाता है। इसमें हमको पढ़ने के लिए या समझने के लिए कौन कौन से स्रोत मिल सकते हैं, तो हमको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके माध्यम से हम इस समय के बारे में जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इन साहित्यों के माध्यम से है जो हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर वैदिक काल की सबसे खास विशेषता है कि इस समय में पेशा जो है पशुपालन से चेंज होकर क्या हो गया, कृषि हो गया। खेती जो है उस समय की मुख्य पेशा जो है बन गई। अब जब पेशा कृषि बनी तो उसके परिणाम क्या सामने आए, ये चीज़ देखते हैं। कृषि होने से क्या हुआ कि लोगों को अब एक जगह रहना अनिवार्य हो गया, लोगों को अस्थायी रहना अनिवार्य हो गया। अस्थायी रहने से क्या हुआ कि बस्तियाँ वगैरह बनने लगी, बस्तियाँ बनने लगी, लोग कबीलों में अस्थायी रूप से रहने लगे। यानी कि इससे क्या हुआ कि एक क्षेत्र विशेष में अब जो है लोग रहने लगे। जब कृषि करेंगे तो एक जगह रह कर करेंगे, क्योंकि उसकी बुआई करनी होती है, कटाई करनी होती है, रोपाई करनी होती है, ओसाई करनी होती है, उसकी सिंचाई वगैरह भी करनी होती है, उसकी देखभाल करनी होती है। इसलिए जरूरी है कि अस्थाई एक जगह पर रहें। अब एक जगह पर रहेंगे तो किसी न किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत तो रहेंगे, किसी क्षेत्र से उसका संबंध जुड़ जाएगा। यही क्षेत्र विशेष यानी ये कबीला के लोग जिस क्षेत्र में रहने लगे उस लोगों के समूह को क्या कहा गया, जन कहा गया। जन का सामान्यतः अर्थ जो है लोगों का समूह होता है, यानी कि लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं, जन बोलते हैं। यानी कि लोग जो है अब जन में रहने लगे, एक समूह में रहने लगे, एक जो है ग्रुप में रहने लगे। अब हम कह सकते हैं कि यही ग्रुप जब आगे चलकर बड़ा होने लगा तो ये क्या हुआ, जनपद कहलाने लगा। यानी कि जन क्या किया, एक जन को अपने में मिला लिया, या एक जन पे युद्ध करके उस जन को अपने में मिला लिया, या ऐसे हो सकता है कि 2 जन आपस में मिलकर एक बड़ा क्षेत्र बना लिए, तो वो क्षेत्र जो है जनपद कहलाने लगा।
यानी कि अब जो है बड़े बड़े क्षेत्र में रहने वाले एक समूह जो है सामने आने लगे। इसी समय में क्या होता है कि इसी समय में लोहे का आविष्कार हो जाता है, यानी कि लोहे की खोज हो गई। पहली बार मानव के द्वारा जो लोहे का इस्तेमाल किया गया वो कब किया गया? वो उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा मानवों के द्वारा। लोहे का इस्तेमाल किए जाने का परिणाम क्या सामने आया? लोहे का प्रयोग करने जाने से क्या हुआ? युद्ध की तकनीक में बड़ी बदलाव आया। युद्ध की तकनीक में बदलाव आया, यानी कि लोहे का रथ, लोहे के भाला, तीर वगैरह का इस्तेमाल होने लगा। एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आया। सबसे पहले तो युद्ध के तौर पे युद्ध में जो है लोहे का इस्तेमाल किया गया। बाद में इसका इस्तेमाल जो है खेती वगैरह के लिए भी किया जाने लगा। गाड़ी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे लोगों के जीवन में जो है बड़ी बदलाव है। लोगों के रहन सहन, खान पान, यानी कि उनकी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इस लोहे के आगमन से क्या हुआ? बड़े बदलाव जो है सामने आए। सब चीज जो है लगभग जो है जीने का तरीका जो है बदल गया। तो ये दो चीजें खास थी। सबसे पहला कि उत्तर वैदिक काल में जो है पेशा क्या हो गया? कृषि हो गया। दूसरा, उसी समय में क्या होता है कि लोहे की खोज हो जाती है, और लोहे के खोज होने से क्या होता है कि युद्ध की तकनीक में बहुत बड़ा बदलाव आता है। युद्ध से संबंधित जो हथियार औजार बनाए जाते थे वो जो है एक बड़े स्तर पर बनाए जाने लगे। तो ये दो चीजें जो है खास थी। उसके अलावा एक सबसे बड़ा बदलाव जो समाज के स्तर पर आया या समाज के बनावट में आया, उस समय तक क्या किया गया? लोगों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया, 4 वर्ग में लोगों को विभाजित किया गया। कितने में? 4 वर्ग में जो है लोगों को विभाजित किया गया। उस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत उस जन या जनपद में जितने लोग रहते थे उनको 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? तो 4 भाग में हम कह सकते हैं। पहला भाग जो है ब्राह्मण, दूसरा जो है क्षत्रिय, और तीसरा जो है वैश्य, और चौथा जो है शूद्र। अब इनके बारे में हम देखते हैं कि ब्राह्मण क्या करता था। ब्राह्मण जो है वेदों का अध्ययन या अध्यापन कराता था, यानी कि वेद को पढ़ना और पढ़ाना जो है इस ब्राह्मण का जो है काम था। या राजाओं से संबंधित जो यज्ञ वगैरह कराए जाते थे, जो धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते थे, उनको कराए जाने का भी काम जो है इन्हीं ब्राह्मणों को दिया गया। ये समाज में है बड़ी सम्मानित होते थे। और क्या होता था? यज्ञ वगैरह कराने के लिए इनको उपहार वगैरह मिलता था। समाज में है जो सबसे सम्मानित दर्जा होता था वो ब्राह्मण का होता था। दूसरे जो क्षेत्र थे इनका, क्षत्रिय जो थे, उनका काम जो था युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। ये बाहरी आक्रमण से जो है लोगों की रक्षा करते थे और जरूरत पड़ने पर ये युद्ध करते थे। वैसे कौन लोग थे? तो वैसे जो कृषि में सम्मिलित थे, जो पशु पालन करते थे और जो व्यापार करते थे, वो लोग जो है वैश्य कहलाते थे। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण तो यज्ञ कराते थे, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य को भी यज्ञ कराने का अधिकार था, यज्ञ का अधिकार होता था। इनके काम तो आप देख लिए। शूद्र का काम क्या था? शूद्र का एकमात्र काम था कि इन तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र समाज में उसकी औकात, उसकी हैसियत यही थी कि वो क्या करे? तीनों वर्णों की सेवा करे मात्र। और इसको जो था यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया था। समाज में जो है सबसे अपमानित या कम सम्मानित या सबसे कम सम्मानित जो समुदाय था वो शूद्र कहलाता था। यहाँ तक जो है आप चीजें जो है समझ पाए होंगे कि सबसे पहले देखें कि कृषि में कैसे जो है बदला, पशुपालन से कैसे कृषि में चेंज हो गया। उसके बाद लोहे के आविष्कार से जो है क्या बदलाव है, और आगे चलकर जो समाज था उसको 4 वर्गों में इसको विभाजित कर दिया गया। और ये क्या कहलाया? ये वर्ण व्यवस्था कहलाया। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान जो है सबसे ऊंचा था,
क्षत्रिय जो है उसके नीचे था, इसको यज्ञ कराने का अधिकार था। वैश्य जो था इसका वैश्य का दर्जा जो है क्षत्रिय से नीचे था, इसको भी यज्ञ कराने का अधिकार था। और शूद्र जो था इसका दर्जा जो है समाज में सबसे नीचे था और इसको यज्ञ कराने का अधिकार नहीं था। इसका सिर्फ काम था कि इन तीनों वर्णों का सेवा करना। इस समय में महिलाओं की स्थिति जो थी वो क्या थी, वो भी एकदम शूद्रों की तरह थी। यानी कि महिलाओं और शूद्रों को जो था यज्ञ करने का या वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने यहां समझाया है वो याद करने वाली चीजें नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं कि वो याद करने वाली चीजें नहीं है, बल्कि समझने वाली चीजें हैं। कोई भी विषय जो है विश्व का वो रटने वाला नहीं होता है, वो सामान्यतः समझने ही वाला ही होता है। तो यदि आप यहाँ पे इतिहास सीखना चाहते हैं या किसी अन्य विषय को भी सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू।